Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. Rightly said by Dr. Rohit, one of a kind conference, first time in our country we are doing this, and a lot of urologists and senior doctors have visited the city for this conference specifically. So we have more than 100 of gathering. Many students have also joined us, जो कि different modules के ऊपर अपने experiment, अपने training and exposure जो है वो ले रहे हैं. और इसी कॉन्फ्रेंस में हम कुछ लोगों को ऑपरेशन थिएटर तक भी लेके जाएंगे एंड दे विल आल्सो ऑब्जर्व द केसेस हाउ द सर्जरी इज बीइंग डन. सो इट इज़ अ न्यू एडवांसमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट सिम्टम्स एंड प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स एंड आप लोगों के माध्यम से और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो नई टेक्निक है, जो नई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसके जो बेनिफिट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ. थैंक यू. Words of caution. Public should not get allured wrongly. ये बड़ा मतलब है कि कोई लोग ऐसा दे दें कि उनको अट्रैक्शन हो जाए और करवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे. ये जिम्मेवारी बनती है डॉक्टरों का. एक एनर्जी आ गया है जो अल्टरनेटिव है, हमारे हाथ में आ गए लुइस में. बट इट इज टू द डॉक्टर कंसर्न वो कितने कॉन्शियसली मरीज को गाइड करते हैं. हम इस गाइड नहीं करें, गाइड करेंगे. सबसे अच्छा है जो TURP अगर पेशेंट सुटेबल रहते वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है. हम मरीज को समझाते हैं जब आते हैं हमारे पास, बिकॉज बैकग्राउंड PGI का है और ऐसे भी हम सोचते हैं मरीज का भला पहला होता है, कोई डॉक्टर का फल बनता है, चाहे PGI से हो चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस में हो. तो हम यही बोलते हैं ज्यादा फायदा प्रोस्टेट से खुल के आएगी धार, लेकिन वो रिस्की है. ये जो सेफर है वो सेफ ज्यादा उतना नहीं है जितना कि ये सेफ है. रेज्यूम वेपर थेरापी जो है सेफ है. तो इसमें हम इस्तेमाल जो पहले पेशेंट लोग होते हैं उनको करते हैं जिसको कार्डियक प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर सलवार ने बोला, जिसको कि इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, हार्ट का पंपिंग पावर कम है. अगर हम TURP करते तो उसके खून में पानी भी जाता जिससे हम इरिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं विजन में, तो उससे कार्डियक लोड बढ़ जाएगा, अटैक का ज्यादा डर हो जाएगा. किडनी फेलियर ज्यादा है, क्रिएटिनिन गुर्दे काम पूरे नहीं कर रहे हैं, फिर पानी अगर ज्यादा गया तो बॉडी में लोड हो जाएगा, तो फिर उसमें ये फायदे का चीज होता है. तीसरा जो बताया जो इंडिकेशन में कि पेशेंट को इजैकुलेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते या मेडिसिन लेना नहीं चाहते, क्योंकि मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है. वंस मेडिसिन चलाया पूछते हैं लोग कितने दिन खाना पड़ेगा डॉक्टर साहब, उनकी क्योर नहीं होगा, ये खाते रहना पड़ेगा. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट. तो वो अगर आप नहीं चाहते मेडिसिन कंटिन्यू करना तो एक अच्छा तरीका है कि जो कम रिस्क है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ कम डैमेज करेगा, आपको इजैकुलेशन भी होता रहेगा, आप इंजॉय भी करेंगे, दूसरा धार भी बना रहे. लेकिन ये नहीं जरूरी है कि उसको इजैकुलेशन नहीं डिस्टर्ब होगा. मेडिसिन लेते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है. इससे भी अगर हम प्रिकॉशन नहीं लिए तो डिफेक्ट हो सकता, इजैकुलेशन नहीं होगा लेकिन सेक्सुअल फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता. ये मरीज में आगाह करना बहुत जरूरी है. आप लोग के माध्यम से एक तरीका निकल गया है जो कि कॉशियसली एंड जुडिशियसली डॉक्टर एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, यूरोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे. तो हम पूरे खुल के बताते हैं. अल्टीमेटली मरीज को बोलते हैं कैफेटेरिया अप्रोच कि आप क्या चाहते हो, हम गाइड करने के लिए हैं, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा सब चीजों में, क्योंकि ये दोबारा अगर जरूरत है अगर रिज्यूम की तो दोबारा भी दिया जा सकता है. केवल फायदा इसका ही है कि आप को हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, ये सब चीज का बेनिफिट है. और ज्यादा सर्जरी में टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ही यूजुअली प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं. तो एक अट्रैक्शन होता है मरीज को. लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि सबके लिए नहीं है. जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो प्रोस्टेट काटना होता है अगर, लेकिन बहुत से लोग में वो रिस्क होता है, नहीं चाहते हैं. तो एक और भी तरीका मिल गया जो उसको हम मुहैया करा सकते हैं. और ये फोर्टिस हॉस्पिटल में पहले एक्वायर किया और बाद में अब लोग ग्रेजुअली बढ़ेंगे और ज्यादा लोग एक्वायर करेंगे. डिवाइड करते हैं कि पहले पेशाब की नली जो है वो निकले और दूसरा पेशेंट को सेटिस्फैक्टरी फ्लो रहे. तो इसको हम ये देखते हैं कि 5 साल की स्टडीज, बिकॉज ये 6-7 साल से ही हमारे आया है, 5 साल की स्टडीज के बाद ये देखा गया कि रीट्रीटमेंट की किसी को जब दोबारा से फेलियर जो हो रहा है, रीट्रीटमेंट किसी को दवाइयाँ या फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी है, दैट इज ओनली 4.4%, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ केयर. बट इसमें
और कोई दिक्कतें नहीं है, जैसे PUR करने के बाद कई बार पेशाब का रास्ता सिकुड़ने के चांसेस होते हैं 5 से 10% केसेस में, या फिर आपके ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, लीकेज के चांसेस होते हैं कई जगह पे, बिकॉज वेरिएंट एनाटमी किसी से भी कोई भी जानबूझ के तो करता नहीं, बट इफ यू आर कटिंग तो देयर आर चांसेस कि कुछ चीज ऐसे कट हो जाए, तो उस चीज वैसी इसमें नहीं है। देखिए प्रोस्टेट बालों की तरह है, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। आपके पास काफी पेशेंट्स का आपने देखा होगा, एक बार सर्जरी हुई है दोबारा से करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इट ग्रोज। ओनली थिंग इन ह्यूमन बॉडी इज द प्रोस्टेट व्हिच कीप्स ऑन ग्रोइंग इंटरनली। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो हमारा है, जैसे सर ने बताया, उसको काट के निकालने के बाद भी फिर से ग्रो कर जाता है। सो हर चीज में इसमें है, बट इसके जो रीट्रीटमेंट रेट्स हैं, दैट आर एवरी स्टडी हैज शोन दैट इट इज नॉन इंफीरियर टू दैट ऑफ PURP इन केसेस ऑफ रीट्रीटमेंट। एक और ऐड करना चाहूंगा इसमें जो डॉक्टर रोहित ने बताया कि अगर रास्ता पतला हो गया है, स्ट्रिक्चर कहते हैं उसको, किसी को कैथेटर डाला था पहले या स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ है, कैथेटर डाला, इंस्ट्रूमेंट डाला है, तो स्ट्रिक्चर बन जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम जो बता रहे थे पहले, प्रोस्टेट का TURP, जिसमें बड़े औजार डालते हैं, 26 फ्रेंच का यूजुअली होता है, 24 फ्रेंच का, तो उससे डैमेज ज्यादा होने के डर होंगे, चूंकि सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं। ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ था, नैरो था, उसे बड़ा औजार डालेंगे तो उसके ज्यादा होगा, उसमें फिर स्ट्रक्चर खराब होने के डर होते हैं। इसका जो साइज है ये बहुत कम है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये डालेंगे वो 16-18 फ्रेंच का होता है, हाँ पतला होता है वो, जबकि 26 डालते हैं, इसमें 18 से काम चल जाता है। तो इससे अगर स्ट्रक्चर भी है और प्रोस्टेट का भी तंगी है तो फिर एक बेनिफिशियल होता है। इसलिए मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को कि ये जो है यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करते हैं कि कौन किसके लिए अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली मरीज को डिसीजन लेना पड़ता है। हम तो कैफेटेरिया अप्रोच देते हैं, हम गाइड करते हैं, पर किसी पर फोर्स नहीं करते, किसी पर इम्पोज नहीं करते, जो डॉक्टर को करना चाहिए। तो प्रोस्टेट के इलाज कर दिया, प्रोस्टेट TURP से कर दें या और भी तरीके से करें, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम नहीं होता, वो रिस्क रहता है। उसके लिए अवेयरनेस के लिए ही है कि हम PSA करते रहते हैं मरीजों को जो 50-60 साल से ऊपर के हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र कुछ कहना चाहेंगे इस बात में? प्रोस्टेट कैंसर इज अ टोटली डिफरेंट डायग्नोसिस। जो हमारा वाटर वेपर थेरेपी है, इट इज मेनली फॉर द नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। बट येस, प्रोस्टेट कैंसर इज अ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। एंड अगर किसी पर्सन को कोई भी मेल्स जो होते हैं, हम उन सबको रेकमेंड करते हैं कि 50 ईयर्स से ज़्यादा की एज में साल में एक बार अपना PSA टेस्ट, अपने ब्लड टेस्ट, अपना रूटीन चेकअप वो रेगुलर कराएं, बिकॉज इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन द मेल्स। आज की तारीख में पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर बन गया है। हालांकि अगर प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उस केसेस में जो हमारा ट्रीटमेंट है वो रोबोटिक सर्जरी की तरफ या फिर हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन या कीमो ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाता है। उन केसेस के अंदर हम वाटर वेपर थेरेपी को प्रिफरेबली यूज़ नहीं करते। ऑल इन ऑल मैं बताऊं आपको कि ये प्रोस्टेट जो है एनलार्ज 2 तरीकों से होता है। एक तो उम्र के साथ एनलार्ज होता है, जिसे नॉन कैंसरस BPH बोलते हैं। एक कैंसरस एनलार्जमेंट होती है। जो कैंसरस होगी उसमें PSA रेज होगा, कुछ टेस्ट जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया, वो मार्कर्स होते हैं उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमारा इफेक्ट्स क्या है, फिर हम स्टेजिंग करते हैं कि कहाँ तक पहुँच रहा हो। उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, अगर लोकलाइज्ड है रोबोटिक सर्जरी से या फिर रेडिएशन थेरेपी से, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, किस इसमें पड़ता है, वो किस क्लासिफिकेशन में पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट दिस इज नॉट डन इन द केसेस ऑफ प्रोस्टेट। ये करना प्रोस्टेट कैंसर में बिल्कुल नहीं, नो, not TURP. This is only for non-cancerous enlargement, which is there in 70% of the males in their 70s.